4 लोगों के क्वेश्चंस के साथ अपने सेशन को एंड किया था। पहले सीमा जी को क्वेश्चन करना है, उसके बाद हमारी अंजू जी हैं, शालू जी ने क्वेश्चन कर लिया था लेकिन फिर भी कोई बचता है तो वो कर सकती हैं, और फिर हमारी डोली जी थी। इनके क्वेश्चन को पूरा करने के बाद आज हम बाउंड्री के बारे में सीखेंगे कि कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि एक ही जब घर में हम रह रहे हैं तो बाउंड्रीज कैसे डेवलप हों। तो पहले इन 4 लोगों के क्वेश्चन को आंसर करते हैं, किसी और का क्वेश्चन है तो उसको भी लेते हैं। पहले सीमा जी के पास आते हैं। राधे राधे दीदी। राधे राधे सीमा जी। दीदी मेरा क्वेश्चन, जब हम परसों गौतम बुद्ध की बात कर रहे थे ना, उस टाइम पे मेरे दिमाग में उठा जैसे गौतम बुद्ध को अपनी लाइफ में क्लियरिटी चाहिए थी, उनको अपने सेल्फ को जानना था। वो निकल गए रातों रात उसकी खोज में, उनका बच्चा उनकी बीवी रह गए पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जिस इंसान को अपने सेल्फ को जानना है, या फिर हम इस राह पे जब चल रहे हैं तो हमारे अपनों से जुड़ो, जो हमसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो हम उनके साथ तो हम गलत करें ना, क्योंकि वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनका तो उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं है। तो क्या ये उन लोगों के साथ गलत नहीं है? मेरे ससुराल में ना एक मतलब मेरे हस्बैंड से छोटे हैं वो भैया, पड़ोस में रहते थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की, काफी गरीब लोग थे वो। उन्होंने इंजीनियरिंग की लोन लेके, मेरे हस्बैंड ने काफी बार उसको बुक्स दिलाने के लिए पैसे मतलब के दिए, और उसके जॉब लगे, उसने 1-2 साल में अपना लोन निकाला, और वो श्री श्री रविशंकर है ना, उनके मतलब के आश्रम से जुड़ गए। उनके मम्मी पापा 7-8 साल भयंकर रूप से परेशान रहे कि हमारा बच्चा वापस आ जाए। तो ये कहानी मेरे को जब हम परसों बात कर रहे थे ना, मुझे उन भैया की याद दिलाई कि उनके माँ बाप के साथ तो गलत हुआ ना फिर। तो वो क्या है, उनकी किस्मत है या फिर क्या है ये चीज? क्या वे फिर मतलब हमारी तो जर्नी शुरू हुई, हमें चाहिए था कुछ तो हमने उस पर काम करना शुरू किया। उन लोगों को क्या जो हमसे कनेक्टेड है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन सीमा जी। सीमा जी, एक ब्रिज खड़ा होता है ना, एक पुल जाता है, तो पुल एक दीवार पे खड़ा नहीं होता, पुल 2 दीवार पे खड़ा होता है। एक इधर की लेयर आएगी, एक इधर की दीवार आएगी, फिर वो पुल खड़ा होता है। लेकिन हमारे दुनिया का पुल टेढ़ा है और इसीलिए उस पुल पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट का मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, लड़ाइयाँ होना, रिश्ते खराब होना, ज़िंदगी का व्यर्थ लगना, अंदर खालीपन फील होना। वो क्यों फील हो रहा है कि पूरी एक ब्रिज है, एक पुल है, उसकी एक दीवार यहाँ पे होनी चाहिए, एक दीवार यहाँ पे होनी चाहिए, तभी वो ब्रिज सीधा होगा और इस पर गाड़ियाँ चल पाएंगी। आमतौर पर ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोगों के अंदर अकेलापन क्यों आ रहा है, लोग आश्रम क्यों जा रहे हैं घर छोड़ के, लोग सुसाइड क्यों कर ले रहे हैं, लोग अंदर से घुटन में क्यों हैं, आप लोग ये सेशन अटेंड करने क्यों आए हैं? पता है उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है, आपको आपकी गहराई में ये लगता है कि आप जिम्मेदार हैं अपने परिवार की खुशी के लिए, आप जिम्मेदार हैं परिवार के ढांचे को बनाए रखने के लिए, आप जिम्मेदार हैं आसपास खुशियां बनाए रखने के लिए। लेकिन आप एक चीज़ को भूल जाते हैं, जब आप दुनिया की 4 चीज़ों के लिए जिम्मेदार हैं तो आप अपने लिए जिम्मेदार क्यों नहीं है? आप खुद को जीरो कैसे मान लेते हैं? आप खुद को नील कैसे मान लेते हैं? आपका अपना भी तो अपनी तरफ कोई जिम्मेदारी बनती है। यानी जब तक हम अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम अंदर से खाली फील कर रहे हैं। सेल्फिश वर्ड का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को उखाड़ के अपनी ज़िंदगी से फेंक रहे हैं। एक स्पिरिचुअल इंसान कभी किसी को उखाड़ के नहीं फेंकता है, कभी किसी से नफरत नहीं करता है। अगर इंसान स्पिरिचुअल है, वो खुद को जानता है, तो दूसरों को भी जान पाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ लोगों के 1-to-1 सेशन क्यों हो पा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खुद को जानती हूँ, हल्का फुल्का, पूरा तो क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि महात्मा बुद्ध तो मैं नहीं हूँ। मान लो मैं 100% में से 1% भी खुद को जान पाई हूँ, तो मैं खुद को जान पा रही हूँ, खुद के दर्द को जान पा रही हूँ, खुद के क्वेश्चन को जान पा रही हूँ। मुझे पता है भावनात्मक पीड़ा क्या होती है, मुझे पता है जब कोई इंसान इमोशनल कियोस में है, ओवर थिंकिंग में है, एंजाइटी में, वो क्या फील करता है।
तो क्योंकि मैं खुद को जान पा रही हूँ, इसी वजह से जो सामने इंसान स्क्रीन में बैठा है मेरे साथ 1-to-1 सेशन कर रहा है, मैं उसके दर्द को भी समझ सकती हूँ। जो इंसान खुद को जान जाता है वो दूसरों को जानने की भी क्षमता रखता है, और ऐसा समझदार इंसान रिश्तों को और प्रेम के साथ निभाता है। ऐसा समझदार इंसान रिश्तों में और सच्चाई लेकर आता है, अपने आप को भी आगे बढ़ाता है और दूसरे को भी आगे बढ़ाता है, लेकिन दूसरे इंसान को फोर्स नहीं करता, दूसरे इंसान के साथ जबरदस्ती नहीं करता कि आओ तुम्हें क्लैरिटी देती हूँ, आओ तुम्हें आत्म प्रेम सिखाती हूँ, आओ तुम्हें अलग प्रकार की कुछ व्यवस्थाएं सिखाती हूँ, ऐसे नहीं होगा। तो जो इंसान आध्यात्मिक है, जो खुद को जान गया, वो दूसरों को भी जान पाता है कि यार जब कोई मेरे साथ ऐसा बिहेव करेगा तो मुझे भी तो गुस्सा आएगा ना, कोई मेरे ऊपर चिल्लाएगा तो मुझे भी गुस्सा आएगा, कोई किसी का रिलेशनशिप टूटेगा, किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होगी, और दुनिया में सब लोगों ने ईगो पाल रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा अभी किसी एक लड़की के साथ 1-to-1 सेशन था, कल भी था आज भी था, और ये लड़कियां 19 साल की कोई 18 साल की हैं। अब उन लड़कियों ने गलत फहमी लगा लो, दिमाग अभी छोटा है, दुनिया देखी नहीं है। किसी लड़की ने बोला, वो 3 साल से किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में थी, लड़के ने बोला मैं तेरे को प्यार करता हूँ, मैं तेरे से शादी करना चाहता हूँ। ये बोली अभी तो मैं 18 की भी नहीं हुई हूँ, पुलिस केस हो जाएगा। तो बोला ठीक है तैयारी पहले से कर लेते हैं। तो कहते मेरे पास तो कुछ है नहीं, तू अपनी मम्मी के गहने ले आना, अपनी मम्मी की ज्वेलरी ले आना। कहती शुरू में तो मैंने बोला कि नहीं ये गलत है, ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। फिर कहती मैडम वो मेरे से नाराज़ हो जाता, बात नहीं करता, फिर मुझे बहुत ख़राब लगता, और फिर वो मेरे को ये भी बोलता कि मैं तेरी मेरी खुशी के लिए ही तो कर रहा हूँ, मैं तेरे मेरे लिए ही तो कर रहा हूँ, इसमें गलत क्या है। तो कहती कुछ पॉइंट के बाद मैं उसकी बात मान गई, मैंने अपने घर की अलमीरा खुद तोड़ी और मैंने अपनी मम्मी के सारे जेवर निकाल के उसको दे दिए। मेरे घर पे 1-1.5 महीने के बाद पता चला कि हमारे घर में गहने नहीं है, तो ओबियसली उनको लगा चोरी वोरी हो गई होगी, किसी को मेरे ऊपर डाउट नहीं हुआ। फिर कहती है जब मैं ऑफिशियली 18 की हो गई तो मैं उसके साथ भाग गई, मैं उसके साथ 3-4 दिन रही, लेकिन तब मुझे उसका असली रूप दिखाई दिया कि ये बंदा क्या है। उसको मेरे से कोई मतलब नहीं है, मेरे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तेरे घर वाले मेरे घर आए थे, वो केस की कह रहे थे, तो ज्वेलरी के बारे में किसी को मत बताना। फिर वो शाम में खाना लेके आया, बात करी, फिर वो चला गया। कहती मैडम 2-3 दिन ऐसे ही गए। फिर वो मेरे को बोला तू पुलिस में ये बयान दे देना कि तू तो रेलवे स्टेशन पे गुम हो गई थी, ऐसे मेरा नाम मत लेना, अभी सिचुएशन को नॉर्मल होने देते हैं, मेरे पेरेंट्स भी ये कह रहे हैं, फलाने धकड़े ये कह रहे हैं। ये सब ड्रामा सियापा करवा के वो लड़की अब कहाँ चली गई, पुलिस स्टेशन गई और जाके उसने बोला कि मैं तो ना ऐसे ऐसे गुम हो गई थी और मेरे को किसी ने किडनैप नहीं किया वगैरह वगैरह। पुलिस वालों ने इसके पेरेंट्स को बुलाया, पेरेंट्स को इसको दिया, ऑब्वियसली पेरेंट्स गुस्सा करेंगे। बाद में इसने इमोशनल ब्रेकडाउन में ये भी बता दिया, क्योंकि इस लड़की इसको डाइजेस्ट नहीं हुआ उस लड़के का बिहेवियर, इसने बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे घर से ज्वेलरी ली थी। अब पेरेंट्स और शौक में है, पेरेंट्स उस लड़के को फ़ोन कर रहे हैं, लड़का ये बोल रहा है कि लड़की हमारे घर पे आके बोल देगी तो मैं दे दूंगा। अब पेरेंट्स को वैसे शर्म आ रही, समाज में पहले ही बेइज्जती हो गई, कहाँ अपनी लड़की को इनके घर लेके जाएंगे, फिर कहाँ वो कुछ देंगे। अब ये बताओ ऐसे पेरेंट्स का इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं होगा क्या? होगा, उनको गंदा भी लगेगा, बच्चे पे गुस्सा भी आएगा। इस बात को 1 साल हो गए हैं, अब वो बंदी तैयारी कर रही है, अब कह रही है मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते, ये दुख लेके बैठी है। भाई साहब कैसे करेंगे? लेकिन अभी इस बच्ची को अंडरस्टैंडिंग नहीं है इतनी, क्योंकि ये खुद को नहीं जान पा रही ना कि अगर मेरे साथ ये ऐसा हुआ होता तो मुझे कितना गंदा लगता। तो जब इंसान ना खुद जाता है ना हीलिंग की जर्नी में, थोड़ा स्पिरिचुअल होता है, तो वो ये देख पाता है कि जो कष्ट मुझे महसूस हो रहा है वो कष्ट सामने वाले इंसान को भी अलग तरीके से फील हो रहा है। जो दुख मुझे फील हो रहा है वो सामने वाले को फील हो रहा है। बस कोई एक्सप्रेसिव है, कोई एक्सप्रेसिव नहीं है, कोई अपनी चीज़ों को बहुत वोकल होके बोल लेता है, कोई नहीं बोल पाता, कोई मन ही मन में रख लेता है। जब इंसान खुद को जानना चालू करता है तो दूसरे को जानना भी चालू करता है, और फिर वो रिश्तों को बहुत अच्छे तरीके से निभाने की कैपेसिटी में आ जाता है। तो स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कैपेसिटी को और बढ़ाती है। अभी मान लीजिए एक वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को आग बबूला होते हुए देख रही है, एक तो वो वाइफ सीधा उसके साथ भिड़ पड़े जाके कि तुम क्यों गुस्सा करते हो, तुम क्यों लड़ाई करते हो, ये हो वो हो। एक वो ये समझ पाए कि इसका स्वभाव क्या है, कि जब लड़ाई झगड़ा होता है तो ये चुप रहना पसंद करता है। एक वो समझ पाए कि इसका स्वभाव ये है कि ये अपनी चीज़ों की प्रिवेसी मेंटेन करना पसंद करता है, इसको नहीं पसंद आता सबके साथ चीज़ें शेयर करना। अगर वो समझ पाए, लेकिन समझने के लिए पहले खुद शांत होना होता है
ठीक है, अब वो बंदा था जिसके बारे में आपने बताया कि उसके पेरेंट्स ने उसके ऊपर इतना खर्चा किया, फिर वो बाबा बन गया। देखो यहाँ से तो हम ये भी देख सकते हैं कि पेरेंट्स का तो प्यार फिर बहुत कंडीशनल है, कि पेरेंट्स इसलिए पढ़ा रहे हैं, इसलिए लिखा रहे हैं कि बच्चे बुढ़ापे में जाके उनकी पोटी साफ करें। तो फिर यहाँ पे ये प्यार तो कंडीशनल हो गया, अनकंडीशनल नहीं हुआ। और वो बंदा अगर खुश नहीं है मैरिड लाइफ में, वो नहीं किसी प्रोफेशन में जाना चाहता है, तो क्या एक इंसान का अपनी तरफ कोई कर्तव्य नहीं बनता है? अगर महात्मा बुद्ध उस घर में रह भी जाते जहाँ पे उनको घुटन महसूस हो रही है, वो उस घर में रह लेते, उनके अंदर लगातार एक बवाल है कि ये जीवन क्या है, यहाँ पे तो लोग मर रहे हैं, धोखे दिए जा रहे हैं, बुढ़ापा भी आ रहा है, जवानी भी खत्म हो रही है। अगर जो इंसान अंदर से आग बबूला है एक तरीके से, इन द सेंस कि उसके अंदर बहुत कियोस है, जिस इंसान के अंदर कियोस है वो बाहर अच्छे रिश्ते निभा ही नहीं सकता। तो एटलीस्ट वो जो बाहर वाले लोगों के रिश्तों के साथ जस्टिस नहीं कर सकता, कम से कम अपने लिए ही जस्टिस कर ले, अपने साथ ही जस्टिस कर ले। क्योंकि न्याय तो आपको अपने साथ भी, अपनी आत्मा के साथ भी करना पड़ेगा और रिश्तों के साथ भी करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आप स्वयं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, जब तक आप खुद से शांत नहीं हो, जब तक आप खुद से रिलैक्स नहीं हो, जब आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो, तो आप रिश्तों को भी नहीं निभा सकते हो। तो अपने आप को जानना या अपने साथ न्याय करना, अपनी अंतरात्मा को सुनना तो आपको स्टेबिलिटी देता है। हम किसी के साथ धोखेबाजी नहीं कर रहे। जो इंसान खुद से परेशान है, आपने देखा है कुछ लोग बहुत वॉयलेंट होते हैं, शराब पी के परिवार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, वो अंदर से मेंटल कियोस में है, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या तो बहुत जल रहे हैं दूसरे लोगों की सक्सेस से, या उनके अंदर बहुत ब्लेम वाली एनर्जी है, अपना ब्लेम दूसरे लोगों पे लगाते हैं, आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया, या अपनी लाइफ की सैडनेस को, अपनी बोरियत को छिपाने के लिए कहीं ना कहीं वो किसी ड्रग्स का सहायता लेते हैं। यानी कुछ उनकी लाइफ में है जो उनको अच्छा नहीं लग रहा, उससे भागने के लिए वो किसी न किसी नशे पत्ते का सहारा लेते हैं। या हो सकता है कि पहले किसी ने वैसे ही आदतन शुरू किया हो, कंपनी ऐसी थी, माहौल ऐसा था लोगों का, अब उस चीज़ की लत लग गई तो उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कुछ बड़ा, उससे बड़ा नशा नहीं मिल पा रहा है उनको जीवन जीने का। मेरे पास एक 1-to-1 सेशन आया था व्हेन आई वाज इन वर्किंग इन द मंथ ऑफ सितंबर। ओडिशा से एक बंदा एक एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा खासा 2.5-3 लाख की सैलरी ले रहा, बहुत ही मैं बोलूँगी इलीट कल्चर से, तो वो वाले लोग होते हैं जिनके घर में सच में स्विमिंग पूल होता है, वो वाले अमीर लोग, ये वो वाला अमीर इंसान था। ठीक है, खुद की गाड़ी वाड़ी है, पूरा ड्राइवर वगैरह सेटअप है, सब अच्छा है, बाहर से देखने पे लगेगा बंदे की लाइफ सेट है, बहुत ही खूबसूरत पत्नी है, 2 बेटियां हैं। लेकिन जब मेरा उनके साथ 1-to-1 सेशन हुआ तो मुझे पता चला इस इंसान ने अपने आप को कभी इमोशनली एक्सप्रेस ही नहीं किया, क्योंकि जब ये बचपन में था ना तो इसकी मदर इसको बहुत जज करती थी। इनकी मदर नार्सिसिस्ट थी। नार्सिसिस्ट का मतलब एक ऐसा घायल इंसान जो अपने अलावा किसी दूसरे इंसान की बात ना सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। मैंने बोला वो घायल इंसान है, वो हील इंसान नहीं, वो बैलेंस इंसान नहीं है। तो उनकी मदर है ना शुरू से ही नार्सिसिस्ट थी, और उनकी नानी भी ऐसी थी। मतलब शायद इनकी मदर को भी कोई बहुत लाड प्यार लाइफ में देखने को मिला नहीं था, तो इनकी मदर इनको बहुत जज करती थी। यार इंडिया का टेम्परेचर अलग है, हर टेम्परेचर के हिसाब से स्किन का कलर होता है, उनके स्किन का रंग थोड़ा पक्का था। उनकी मदर उनको टोकती रहती थी, ये कपड़ा क्यों पहना, तेरा रंग पक्का, ये तेरे पे अच्छा नहीं लग रहा, ये तेरा 2 नंबर क्यों कटा। कहते हैं देयर वाज अ टाइम, मैंने उनको एक बार लेटर लिखने के लिए बोला था, उस टाइम तक ये हीलिंग मेडिटेशन बैचेस का आइडिया मेरे को नहीं आया था। तो उस टाइम पे मेरा लोगों के साथ काम करने का तरीका ये था कि मैं एक इंसान के साथ 8 या 9 सेशन प्लान करती थी कि हम 2 महीने में 3 महीने में 8 या 9 बार मिलेंगे, हर बार मैं आपको कोई ना कोई होमवर्क दूंगी, आप वो काम करके लेकर आना। तो उनके साथ मेरा सेटअप ये रहता था। तो एक बार वो लेटर लिख के लेकर आए और वो रोए, एंड ही वॉज अराउंड 45-46। उन्होंने बोला कि ना मेरी 10th क्लास का रिजल्ट आया था, मैं ओडिशा के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पे मैं क्लास में फर्स्ट आया था, और मैंने चप्पल वप्पल नहीं पहन रखी थी, सरकारी स्कूल था, मैं ऐसे नंगे पैर जाते थे गाँव में से। तो कहते मेरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड है, मैं फर्स्ट आया हूँ। मैं ऐसे ना, हमारे वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा है, पत्ते ऐसे ना उड़ रहे थे, हवा चल रही थी, मैं बहुत खुश था। मैं अपने घर गया, हमारे घर का गेट पहले से ही खुला हुआ था। मैंने बोला मम्मा मैं क्लास में फर्स्ट आया। उसकी मम्मी ने बोला क्या हो गया, ये तो गांव का छोटा सा स्कूल है, 2-4 बच्चे पढ़ते हैं, तो फर्स्ट आ गया तो क्या हो गया। एंड उसको ये लगा जब मेरी मदर ही मेरी खुशी को पहचान नहीं पा रही है तो कोई और तो मेरे को कोई क्यों ही पसंद करेगा। ये बंदा कम से कम, इसको 15 से 16 साल हो गए शादी किए हुए, 2 लड़की हैं इसकी। ये आज तक अपनी वाइफ के साथ अपने इमोशनल चैलेंज शेयर नहीं करता है। कहते हैं मैं उसके साथ इमोशनल चैलेंज फील करूंगा तो उसको तो ये लगेगा ना मैं कमज़ोर आदमी हूँ, फिर मेरे से प्यार क्यों करेगी।
एक बार इस इंसान का प्रमोशन हुआ। प्रमोशन के लिए इसको ओडिशा से बाहर जाना था। जिस कंपनी में प्रमोशन हुआ, जिस कंपनी में इनका नया जॉब लगा, नोट प्रमोशन, जिस कंपनी में इनको नया जॉब लगा, वहाँ की सैलरी इससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी, वर्क इन्वायरमेंट कहीं अच्छा था, लाइफ में एक एक्सपोजर मिलता। तो इन्होंने सोचा कि मैं डिसीजन लूँ कि ना लूँ जाने का वहाँ पे। इन्होंने सोचा कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा ना तो ओबियसली मुझे वहाँ पे भाई दूसरा स्टेट है, सेटल होने में टाइम लगेगा, फिर परिवार को सेटल करने में टाइम लगेगा, और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो शायद मुझे अकेले ही जाके वहाँ पे जॉब करनी चाहिए 1-2 साल के लिए। इनके मन में एक्साइटमेंट था, लेकिन फिर अंदर से वो डर आ गया कि यार समाज क्या बोलेंगे कि मम्मी पापा को अकेले छोड़ रहा है, बीवी बच्चों को अकेला छोड़ रहा है, तो गंदा पति बन जाएगा, गंदा बच्चा बन जाएगा। इसने अपनी मम्मी से डिस्कस किया, पापा से डिस्कस किया, बीवी से डिस्कस किया। उन्होंने ऊपर ऊपर से तो ये बोल दिया कि ठीक है तुम देख लो, लेकिन यहाँ पे सब ठीक तो है, सैलरी भी ठीक है, बढ़िया मकान मिला हुआ है कंपनी की तरफ से, यहीं रहते हैं। ये इंसान अपने अंदर की आवाज़ सुन नहीं पाया। इस इंसान को 3 साल हो गए हैं, उसी ओडिशा में उसी एमएनसी कंपनी में काम कर रहा है जो इसको ऑफर मिल रहा था बाहर जाने का, जिसके लिए खुद एक्साइटेड था। इसने उस ऑफर को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि अगर वहाँ रहेगा तो बीवी बच्चों को और अपने मम्मी पापा को साथ नहीं रख पाएगा। लेकिन इनके मम्मी पापा ने, बीवी बच्चों ने तो एक बार अच्छा फील किया होगा कि अरे हाँ पापा नहीं जा रहे, बेटा नहीं जा रहा, बेटा हमारे साथ ही रहेगा। एक दिन अच्छा फील किया होगा, 2 दिन अच्छा फील किया होगा, 4 दिन अच्छा फील किया होगा, बाद में नॉर्मलाइज हो गया जैसे पहला था। लेकिन ये इंसान डेली घुटन फील कर रहा है अपने अंदर, इसको डेली लेफ्ट आउट फील हो रहा है। ये डेली ये सोच रहा है कि काश मैं वहाँ ज्वाइन कर लेता, वहाँ का अलग एक्सपोजर होता, वहाँ का अलग इन्वायरमेंट होता, वहाँ कुछ अच्छा होता। अब ये इंसान डेली मर रहा है। एक होता है इंसान एक बार मरे, एक होता है इंसान 2 बार मरे। लेकिन जो इंसान डेली अब अंदर से मर रहा है ना, वो इरिटेट रहने लगेगा, वो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगेगा, वो उन बातों पे भी इतना बड़ा रिएक्शन देगा जिन बातों पे रिएक्शन होना भी नहीं चाहिए। लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आएगा कि ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, वो सिर्फ वो जानता है, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम को वो डेली बेसिस पे अपने अंदर फील कर रहा है। तो अगर वो लड़का जिसको पढ़ाई लिखाई के लिए आपके हस्बैंड ने सपोर्ट किया था, वो बंदा नौकरी भी कर लेता तो एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं बनता, शादी कर भी लेता तो एक अच्छा पति नहीं बन पाता, माँ बाप की सेवा करने का फैसला लेता तो एक अच्छा बेटा भी नहीं बन पाता। क्योंकि उसके अंदर का कियोस, उसके अंदर का डिससेटिस्फेक्शन, उसके अंदर का अलगाववाद, खुद से अलग हो जाना, उसको वो काम करने ही नहीं देता। इसलिए वो लोग रिश्ते निभा ही नहीं पाते हैं जिनका अपने साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं होता है। वो हमेशा या तो रोते रहेंगे। सोच के देखो ना, आप एक सोच के देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपको तो अपने लिए बहुत सिंपैथी आती होगी ना, हाँ ये मैं हमेशा रोती रहती हूँ फिर भी मेरे पति नहीं सुनते हैं, मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं रोती रहती हूँ फिर भी मेरे पति नहीं सुनते हैं। आप उस इंसान का भाग्य देखो जिस इंसान को एक ऐसी औरत के साथ रहना पड़ रहा है जो 24 घंटे रो रही है। जस्ट थिंक अबाउट इट। उस आदमी का भाग्य सोचकर देखो कि उसको 24 घंटे एक ऐसी औरत, एक ऐसी महिला की कंपनी में रहना पड़ रहा है जो 24 घंटे मुंह लटकाई रहती है, रोती रहती है। अब उसमें वाइफ भी बोल देगी प्यार नहीं करता ना इसलिए मेरी ऐसी हूँ, ये मेरी 2-4 बातें नहीं मानता मैं इसलिए ऐसी हूँ। उस इंसान को नहीं लग रहा ना, ये उसको नई बात समझ में आ रही है आपकी, और वो चाहते हैं ये जिम्मेदारी आप स्वयं लो। कुछ चीज़ों में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ अगर वो चीज़ कन्वे किए जाए, लेकिन अगर आपने अपनी 24 घंटे एनर्जी रोने धोने वाली बना ली है तो आप सिर्फ अपने आप को नुकसान पहुँचा रहे हो, उस रिश्ते को और नुकसान पहुँचा रहे हो। कोई नहीं रहना चाहता एक ऐसे रिश्ते में जहाँ पर 24 घंटे दूसरे वाले इंसान परेशान है। ठीक है, माँ बाप भी ऐसे बच्चे से थक जाते हैं जो रोता रहता है, परेशान रहता है। सो दैट्स वाई। हाँ मानस भाई हंस रहे, मानस भाई को कुछ लगा क्या भाई? ठीक है, तो इसीलिए ना यहाँ तक जब तक कहानी नहीं सुलझती है, बाहर की कहानी का भी कोई रंग रूप निखर कर आ नहीं पाता है। तो इसीलिए अगर न्याय बाहर के रिश्तों के साथ करना चाहते हो तो पहली शर्त ये है कि अपने साथ भी न्याय किया जाना चाहिए। अपनी अंतरात्मा की जब आवाज को दबा के अपने आप को घुटन में रखकर आप बहुत लंबा टाइम नहीं चल सकते, और अगर ऐसा बहुत लंबा टाइम चलोगे तो फिर शरीर में बीमारियां मैनिफेस्ट कर लोगे, क्योंकि दिमाग बहुत समझदार है, मानसिक और भावनात्मक दबाव को शरीर में पहुंचा देगा, और शरीर फिर उसी, क्योंकि एनर्जी होती है ना, इमोशंस भी एनर्जी होते हैं, थॉट भी एनर्जी होती है। किसी इंसान को थॉट ही लगातार एंजाइटी परेशानी वाला आ रहा है तो वो बॉडी में ट्रैवल करता है, दैट्स हाउ सम पीपल मैनिफेस्ट डिजीज। अभी तो इंडिया में नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में जैसे कि यूके में, यूएस में साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, तो वो लोग
कैंसर होने से पहले ही या कोई बड़ी बीमारी होने से 4-5 साल पहले ही डिटेक्ट कर पा रही हैं। एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उस एक्सपेरिमेंट में उस इंसान की एनर्जी लेवल को, जैसे फ्रीक्वेंसीज होती है ना, हार्ट की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि किसी का दिल काम करना बंद कर देते हैं तो एक पेस मेकर लगाते हैं। पेस मेकर एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है जो उसी लहजे में उसी फ्रीक्वेंसी पे धड़कती है जिस फ्रीक्वेंसी पे दिल धड़कता है। तो दिल के धड़कने की अलग फ्रीक्वेंसी होती है, किडनी के काम करने की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है, एक अलग रिदम होती है जब वो किडनी काम करती है, लीवर की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वैसे ही बीमारियों की भी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये लोग पता है क्या कर रहे हैं, जो एडवांस लेवल की स्टडी है, ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी इंसान की इमोशनल कॉम्पोजिशन को देखकर उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को जज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इंसान इतने लंबे टाइम तक इसी इमोशन को जी रहा है। तो उन्होंने ये स्टडी करते करते 50-60 साल की स्टडी करी है, अभी भी वो चल रही है, वो डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। उन लोगों से जिन लोगों को उन्होंने पहले पार्टिसिपेंट बनाया था, पहले वो उनसे 10 साल पहले मिले, फिर 4 साल पहले मिले, फिर 2 साल पहले मिले, उनके जो फिजिकल इंडिकेटर्स हैं उनको नापा, इनका टेम्परेचर क्या है, इनका ब्लड ग्रुप क्या, इनका ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या, इनका ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन कितना, हैप्पी हार्मोन कितना। तो ऐसा करते 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 उन्होंने एक पूरी स्टडी करी बहुत सारे लोगों के, कंक्लूजन ये बनाया कि पहले इंसान इमोशनली बीमारियों को मैनिफेस्ट करता है, बाद में वो फिजिकली मैनिफेस्ट होती हैं। यानी जब इंसान बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर वो इमोशनली परेशान है, बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक अगर वो इंसान मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब है, वो नेगेटिव इमोशंस को वो फील कर रहे हैं, तो टेंडेंसी, एक संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है उस इंसान की किसी बीमारी को अट्रैक्ट करने की, क्योंकि वैसे भी स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा तो इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अगर वो एडवांस स्टडी तेल लेने जाए, ऐसी तैसी कराएं, अगर नॉर्मल बातचीत की भाषा भी बात करें, भाई जो इंसान स्ट्रेस में रहेगा उसका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा, जिसका इम्यूनिटी कमज़ोर होगा तो बैक्टीरिया और उसके ऊपर हमला करेगा, वायरस उसके ऊपर हमला करेगा, ठीक है। तो इसीलिए द कंक्लूजन ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें सिर्फ हमने एक क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, मैंने आप सब लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करी है कि अगर खुद को नहीं सुन पा रहे हो तो किसी और को भी सुन नहीं पाओगे, और फिर दूसरे इंसान कंप्लेन ही करते रह जाएंगे आपके बारे में। तो इसीलिए जितना न्याय बाहर के रिश्ते डिजर्व करते हैं, उतना ही न्याय हम हमारे साथ भी नहीं है। हर बीमारी ऐसे नहीं होती कि सारी बीमारी इमोशन से आती हैं। अब बहुत सारी बीमारियां गलत खान पान की वजह से आती हैं, कुछ बीमारियां जेनेटिकली ट्रांसफर होती हैं, कुछ बीमारियां किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहने से आ गई, किसी कुत्ते बिल्ली किसके वायरस से आ गई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ बीमारियां भावनात्मक इम्बैलेंस की वजह से भी आ सकती हैं। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें अगर आपके इमोशंस बहुत डिसबैलेंस्ड हैं तो उससे भी आ सकती हैं। ये नहीं कह रही कि मैं सारी बीमारी इसी वजह से आती हैं, कुछ बीमारी ऐसी होती हैं कि वो इससे भी आ सकती हैं। नॉट एवरी डिजीज। अब कोई बंदा दारू पी रहा है लगातार, तो लीवर तो खराब होगा ही भाई उसका, लेकिन इसमें भी ये बोल सकते हैं कि कोई तो इसके इमोशन खराब हुए होंगे तभी ये बेवड़ा बना है। तो ये भी बोल सकते हैं कि सामने वाला बेवड़ा क्यों बन रहा है, क्योंकि उसके इमोशन खराब थे, ठीक है, उसने मैनिफेस्ट किया है। कुछ बीमारियां ऐसे भी होती हैं, कुछ बीमारियां वैसे भी होती हैं। अल्टीमेटली रियलिटी इज वेरी वास्ट, मल्टी लेयर्ड। किसी एक चीज़ से, किसी एक कॉन्सेप्ट से पूरी रियलिटी को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, हम चीज़ों के रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है सीमा जी, सेटिस्फाई हुए आप? आवाज नहीं आ रही आपकी साफ। मैं ये बोल रही हूँ, आपने एक बार सेशन में जिक्र किया था कि इमोशनल रियलिटी क्या होती है। इमोशनल रियलिटी क्या होती है? अच्छा, इमोशनल रियलिटी क्या होती है, ठीक है, आते हैं आपके क्वेश्चन पे, आएंगे, एक मिनट रुकिएगा। अंजू जी, कल आपका क्वेश्चन बचा हुआ था, आप क्वेश्चन पूछिए अपना प्लीज। आप सेशन में हैं? राधे राधे अंजू जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा माइक पास लाके बोलिएगा। अभी आ रही है? हाँ बोलिए आप। मैम एक्चुअली मुझे ना पैसे वेस्ट करने का डर रहता है। मतलब जब मैं कुछ खर्च करती हूँ तो मेरा दिमाग बार बार सोचता है कि ये चीज करना है या नहीं। यार आपकी, अंजू जी माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपका मैसेज पढ़ लूंगी। अभी करिए आप मुझे, मैं अभी पढ़ती हूँ आपका, तब तक किसी और का क्वेश्चन लेती हूँ। हमारे पास कल डोली थी, डोली बची हुई थी, डोली का कोई क्वेश्चन था, फिर उसके बाद रूपा जी के क्वेश्चन पे आएंगे।
शालू जी, आपका कोई क्वेश्चन है? आपका भी नाम वैसे लिखा था मैंने, लेकिन आप तो कल उड़ते उड़ते पूछ के चले ही गए थे। मैम वो कल छोटा सा क्वेश्चन था ना, मैंने सोचा अभी रिलेटेड बात चल रही है तो इसलिए इसको अभी पूछ लेती हूँ, इसलिए मैंने कल पूछ लिया था। अब मेरा मन कर रहा है कि आप ऐसे कुछ कोई क्वेश्चन तो नहीं है, बट मैं कुछ थोड़ा सा आपको बताना चाहती थी हाँ, कि बताओ। मेरे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आया आपके सेशन के साथ। हाँ हाँ, जरूर बताएं। पता है मुझे ना, तो मेरी मेथोडोलॉजी की बात बताओ या अभी नहीं, बताओ? पहले हाँ। मुझे बताना है आपको। मुझे ना आपकी वजह से ना मेरी स्कूल फ्रेंड नीतू याद आती है। मुझे उसकी कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। वो ऐसी बोलती थी ना, वो ना 24 आई एम ब्लेस्ड। वो 24 घंटे ना वो एक इकलौती स्कूल फ्रेंड है जो मेरे से आज तक कनेक्टेड है, वरना मैं किसी कॉलेज की बंदी से आज तक नहीं जुड़ी हुई। सब कनेक्शन टूट गए, स्कूल से सारे कनेक्शन टूट गए। वो इकलौती बंदी है जिसके व्हाट्सएप के स्टेटस में देखना पसंद करती हूँ, जिसके साथ मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रखा है। तो मैं जब भी आपको सुनती हूँ, बोलती हूँ, देखती हूँ, तो मुझे ना नीतू डांस करती हुई दिखाई देती है। अब मैं भी डांस बहुत करती हूँ, मेरा भी चाइल्डहुड पैशन है ये, मतलब हॉबी है। हाँ, बताएं आप। डांसिंग की। बताएं आप। बस थोड़ा सा अभी जैसे आप कह रहे थे कि स्पिरिचुअल होने से इंसान को रिलेशन में हेल्प मिलती है, तो मैंने भी नोटिस किया है कि जैसे मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच भी कुछ मतलब जैसे इन लॉज के कारण और कुछ ऐसी चीजें रही कि वो एमएनसी में शुरू से बिजी रहते थे, तो चीजें क्लियर नहीं हुई और काफी चीजें रहती हैं, तो मतलब काफी स्ट्रेस रहा मुझे, उसके कारण मैंने काफी बीमारियां भी मैनिफेस्ट की। तो लेकिन अभी क्या है कि जैसे मैंने आपका इमोशनल वाला सेमिनार लिया था, तो उसमें मैंने देखा कि आपने बताया कि जैसे इमोशनल चार्जेबल होता है, चार्ज होता है, उस टाइप की चीजें ना। तो अब मैं काफी कुछ मतलब मुझे बड़ा खुशी होती है और बहुत हेल्प मिल रही है कि मैं चीजों को अपने बिहाफ पे वो सब चीजें समझ के ना काफी डील कर पा रही हूँ। पहले क्या था कि मुझे क्लैरिटी नहीं होती थी, कई बार मैं भी जिस बातों में बह जाती थी। तो अब मैं अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इमोशनली बहुत चार्ज है, इनको मतलब निकालने दो इनके अंदर से जो निकालना चाह रहे हैं। और मैं मतलब अपने पे इफेक्ट ना आने देकर मतलब मैं सोचती हूँ अच्छा ये निकाल रहे हैं। मतलब ये लगता है कि अभी ये बंदे को खाली होने की जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत प्रेशर है, मतलब जॉब का भी है, अपनी पेरेंट्स का भी है और समाज का भी है। जैसे परवरिश मिली है कि भाई चाहे बीवी बच्चे सब बाद में है, मतलब हम पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब हर तरह से उनको शुरू से ही सिखाया गया कि हमने तो तुम्हें ही पूंजी माना, मतलब तुम खुश रहने का तुम्हें अधिकार है नहीं, इस तरीके से कुछ चीजें ऐसी भरी हुई। तो मतलब मुझे उनको देख के लगता है कि मतलब मुझे भी उनके साथ में कंपैशन वाली फीलिंग आने लगी है कि, लेकिन मतलब मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं इनका ही कंपैशन देखने लगी तो अभी तो मैं पूरी तरह खुद भी हील नहीं हुई हूँ। तो मतलब मैं कोशिश करती, मतलब मेरी लड़ाई और ये चीजें काफी चेंज हुई हैं। ऐसी एक वो रिएक्शन और रिस्पॉन्स वाला जो आपका मैंने देखा, उससे मतलब मुझे वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं उसको अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ। मतलब काफी हेल्प मुझे आपकी इन सेशन से। तो मतलब मेरे अंदर भी बहुत से चेंजेस आ रहे हैं। और स्टडी तो ये सब चीजों की मैं भी 10 साल से पीछे से कर रही हूँ। 2016 से मेरी भी लाइफ स्टार्ट हुई थी, जब मेरी एक पड़ोसी फ्रेंड थी, वो नई आई थी और वो ब्रह्म कुमारी जी को समर्पित थी। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था उस वक्त, 1.5-2 साल का। तो उसने मुझे घर में बैठ के ब्रह्म कुमारी का कोर्स कराया था। तब मुझे नया नया कॉन्सेप्ट अट्रैक्ट तो करता था, आत्मा परमात्मा क्या होती है, बट पता कुछ नहीं था। तो बात में फिर उसने मुझे रोज आके कोर्स कराया, तो समझ में तो तब से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद केओस और ज्यादा बढ़ गया, क्लैरिटी नहीं थी। तो मतलब कई चीजें जैसे मैंने नोटिस की कि ये जो भी आपने नार्सिसिस्ट वाला वर्ड बोला, तो ये मैंने भी देखा कि जैसे मेरी खुद की पेरेंटल फैमिली में भी नार्सिसिस्ट वाला सिंड्रोम चला आ रहा है। जैसे मेरे पिताजी थे, मेरे पापा वो भी थोड़े से थे, उधर मेरी मम्मी एम्पैथ थी, ये कॉम्बिनेशन बना। उधर उनकी मेरी मम्मी के जो पापा थे वो भी नार्सिसिस्ट थे, मेरी नानी एम्पैथ थी। और ऐसे मेरे हस्बैंड की फैमिली में जैसे उनकी मदर है, वो मतलब उनके फादर मुझे लगता है, थोड़ा सा मैं काफी टाइम से सर्च करने की कोशिश कर रही हूँ कि मतलब कई सालों से, मतलब मुझे ऐसा लगा कि ट्रेड्स वो मेरे फादर इन लॉ के अंदर नार्सिसिस्ट वाले थे, और मेरे फादर इन लॉ की जो मदर थी ददिया सास मेरी, उनके अंदर नार्सिसिस्ट वाले ट्रेड थे, जो मेरे हस्बैंड में भी ट्रांसफर होके आए और मेरे बेटे में भी सेम हरकतें आ रही हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी मेरी फैमिली में ना मेरे इन-लॉज की फैमिली में इस तरह की नॉलेज, जो मतलब ये सब चीजें बातें मैं समझ पा रही हूँ, इस लाइन में आ चुकी, ऐसी किसी को भी इकाई भी नहीं समझ में आती। तो मुझे लगता है शायद भगवान ने मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मैं अपने बेटे के थ्रू इस चेन को मतलब ब्रेक कर पाऊं, क्योंकि वो छोटा ही है अभी, तो उसको थोड़ा सा गाइड कर पाऊं।
बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही और मुझे खूबसूरत। काफी हेल्प मिली आपकी ये 2-3 चीजें जो मैंने मेन बोली, मतलब इससे मैं अपने आप को भी संभाल पा रही हूँ, मुझे क्लैरिटी मिल रही है चीजों की। तो मतलब मेरे साथ भी काफी ऐसे हस्बैंड के साथ चीजें हुई कि मतलब मेरे लिए भी भुलाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरी भी सारी यूथ का टाइम वो जो मैंने निकाला, स्टार्टिंग डेज, वो बहुत पेनफुल गए, बहुत पेनफुल, बहुत ड्रामेटिक, बहुत मेंटल टॉर्चर वाली, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं था मेरा, मैं कहीं निकल नहीं पाती थी, इवन मैं अपने पेरेंट्स के पास भी अकेले नहीं जा पाती थी, और मेरे पेरेंट्स भी हेल्पलेस थे। तो मतलब मैंने बहुत सा ऐसा टॉर्चर लिया कि मैं बहुत सप्रेस हुई, कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। इवन मैंने एक बार मतलब वो जो चावलों में जो कीड़े मारने के लिए गोली खाई जाती है, वो भी 10-15 गोली अपने मुंह में डाल ली थी, जब मेरी शादी को 2-2.5 साल हुए थे, और मेरा गला सारा पक गया था, क्योंकि मेरी बेटी छोटी थी और मेरे पे इतना प्रेशर बनाया जा रहा था चारों तरफ से। जैसे ही मैंने कंसीव किया उसके बाद से मेरे पर प्रेशर चालू हो गया था फैमिली में आने के बाद, क्योंकि जैसे ऐसा होता है ना कि भाई अब कहाँ जाएगी, तो वही वाली चीजें आ जाती है ना। तो मतलब बहुत चीजें भी थी, तो वही वाली बात है कि अब मेरे बहुत ही बीमारियां हो गई, अब जाके मैं थोड़ा सा, बच्चे भी बड़े हो गए, तो कोशिश कर रही हूँ। आप अच्छी मिली मुझे, क्लैरिटी भी मिली, वरना बहुत लोगों से संपर्क रहा मैंने, मेरा कई जगह फ्रॉड लोग भी आता है, कई जगह जेन्युइन आया, कहीं से कुछ सीखा, कहीं से कुछ सीखा। लेकिन फिलहाल मुझे ये छोटे शब्दों में ये बताऊं आपको कि मतलब मुझे 2-3 चीजों पे आपके वर्क करके बहुत आराम मिल रहा है कि हाँ, मैं अपने रिलेशन को भी हैंडल कर पा रही हूँ। वरना मुझे खुद ही समझ में नहीं आता था कि मैं खुद को संभालूं या इनको संभालूं। मैंने सोचा इनको पहले न्यूट्रल मोड पे आने देते हैं, और ये जो बोल रहे हैं बोलने दो, क्योंकि इनकी भी स्थिति ऐसी है, क्योंकि मुझे भी ना मन में आ रहा है कंपैशन तो आने लगा है। क्या बात तो है। मतलब मुझे मतलब पहले भी आता था, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं थी, तो कई बार मुझे लगता था मैं भी तो सही हूँ, मेरा भी तो टाइम खराब हुआ, लेकिन कई बार मुझे जस्टिस नहीं कर पाती हूँ। जैसे मेरी मतलब मदर इन लॉ जैसे मेरे हस्बैंड को यूज करती हूँ, उनका ये फीलिंग है कि भाई हमने जैसे झेला वैसे ही, और मतलब ये क्यों, मतलब ये कैसे कर रही है जैसे हमने झेला, वही होता है ना जनरली कि भाई हमने पेन झेला तो ये भी झेले, आगे की पीढ़ियां भी झेले। वो खुश नहीं देख पाती, उनके सर्कमस्टांसेस अलग थे, हमारे अलग थे, मतलब वो उनकी सोच ही नहीं है, वो बिल्कुल इलिटरेट है। तो मतलब बड़ा मुश्किल है ऐसे लोगों को समझाना। बंद कर दो दरवाजा। तो मतलब यही है कि इसीलिए मैं बता रही थी आपको कि काफी मुझे भी हेल्प मिली आपके ये सब मतलब करके ना, सब चीजें अपने ऊपर अप्लाई करके। क्या बात है, बहुत तो थैंक यू सो मच। आपको बहुत शुक्रिया, मैम बहुत इसी से शुक्रिया रिलेटेड एक शालिनी। क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। मैम इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पेरेंट्स अगर सच में नार्सिसिस्ट होते हैं तो वो अपने हर बच्चे के लिए क्यों नहीं होते फिर? वो जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी उसी के ऊपर बैक्टीरिया जाता है, जिसका इम्यूनिटी स्ट्रांग है उसके ऊपर बैक्टीरिया नहीं जाएगा। हम गुलाम भी उसको बना सकते हैं जो कहीं ना कहीं, जिस इंसान के अंदर गुलाम बनने की क्षमता हो, जिसके अंदर गुलाम बनने की मैम कैपेसिटी जैसे हो। एक बच्चे से पेरेंट्स इतना चिढ़ रहे हैं और वहीं दूसरे बच्चे पे इतना प्यार लुटा रहे हैं, तो मैम इस चीज पे मैंने भी बहुत स्टडी करी, मैं 5 बहनें हूँ घर में, तो मैं यही सोचती थी कि मेरे पापा की बातों का मुझ पे तो इतना असर होता है, और मेरी एक बड़ी दीदी है वो तो मस्त रहती है। एक्चुअली हेलो। हाँ हाँ भाई, आवाज़ आ रही है हमको। तो वही मुझे लगा कि मतलब ना थोड़ा सा यही वाली बात है कि मैं उनसे ज्यादा लगाव रखती थी और मैं खुद में सेट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने ज्यादा लिया अपने ऊपर, मतलब सुन के जैसे अपने लिए ज्यादा सोचती, शायद मेरी ये डिस्टर्ब रही स्थिति, और लोग अपने लिए सेट थे, शायद मुझे ये लगा। ओब्वियसली, जैसे कि पहले मेरे भी घर में कोई लड़ाई हो रही होती थी, कोई इश्यू हो जाता था, मेरा भाई आराम से फैल के सो रहा है और मेरे को पूरी पूरी रात नींद नहीं आ रही है, ये कैसे हो गया, ये कैसा हो गया। ठीक है, तो वो हमने किसी चीज़ को एनर्जी अपनी दे रखी है, तभी वो हमको इम्पेक्ट कर पा रही है। अब मान लो एक लड़का है, मान लीजिए शालू जी, इन योर केस आपके हस्बैंड और आपकी शादी नहीं हुई है, आप पीछे चले जाओ कई साल, जहाँ पर आप भी लड़की थी और वो लड़के थे। अब इस इंसान का बिहेवियर ना आपको बिल्कुल इम्पेक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आपका कोई इमोशनल ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, आपका इनकी तरफ कोई अटैचमेंट हुआ ही नहीं है, आपका कोई ऊर्जा का जो ट्रांजैक्शन है, हस्तांतरण है, वो हुआ ही नहीं है। हम हर्ट भी तब होते हैं जब हम अपनी एनर्जी सामने वाले इंसान को देते हैं और उससे अपनी एनर्जी जोड़ते हैं, और कहीं ना कहीं हम ऐसे ही किसी को अपनी एनर्जी नहीं देते, हमको भी बदले में उम्मीद होती है कि हम किसी को प्यार करेंगे तो वो भी हमको बदले में प्यार करें। और ऐसे बच्चे देखिएगा, ये जो बच्चे हैं ना जिनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मम्मी पापा के लिए कुछ स्पेशल नहीं करते, ये खुद में मस्तमौला रहते हैं और इनको सही टेंशन मिलती है। और हम जैसे इतने फुद्दू लोग होते हैं, हम स्पेशल एफर्ट करते हैं, मम्मी को खुश कराएंगे, पापा को खुश कराएंगे, फिर वो बदले में हमको अच्छा फील कराएंगे। ये हमारे अंदर का ही खालीपन होता है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए
पेरेंट्स भी उस बच्चे के ऊपर ज़्यादा दबाव, क्योंकि एनर्जी तो सब रीड आउट कर लेते हैं। कोई इंसान पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, कोई इंसान MA किया हो, BA किया हो या कभी स्कूल ही ना गया हो, सब इंसान इस बात को समझ पाते हैं कि किस इंसान को दबाया जा सकता है, किस इंसान को मीठी गोली दी जा सकती है। तो माँ बाप को भी पता होता है कि नहीं, उससे तो ये बात कर ही नहीं सकते, वो तो खा जाएगा, इतना गुस्सा कर देगा। और दूसरे वाले के बारे में बोले ना, उसको देख लेंगे, वो मान जाएगा, वो ऐसा ही है, वो मान जाता है, वो मान जाती है, ये वाली बात होती है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो दब्बूपन कहीं ना कहीं होता है, अकेलापन, खालीपन होता है, जिसको हम अपने माँ बाप के प्यार और वैलिडेशन से भरना चाहते हैं। अगर ये डब्बा पहले से ही भरा हुआ है, इसके अंदर मैं कुछ भी डालूँ ये नहीं, ये बाहर ही गिरेगा वो, लेकिन हम अंदर से खाली होते हैं। इसलिए हम लोगों को इम्पैथ बोला जाता है, साइकोलॉजिकली हमको इम्पैथ बोला जाता है। इम्पैथ आर दोज पीपल जो दूसरे लोगों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं, अपने बारे में कम सोचेंगे और दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। वो दूसरे के बारे में सोचते इसलिए ज़्यादा क्योंकि दूसरे वाले को महसूस ज़्यादा कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात है। बिल्कुल सही कहा मैम आपने, इस बात से मेरे को बहुत क्लैरिटी आई। मुझे भी ऐसा लगा कि मैंने बहुत ज्यादा दे दिया था, और ये वही वाली बात है कि कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो। मतलब वही वाली सिचुएशन मेरे साथ भी थी कि मैं बहुत ज्यादा करती थी, रिश्तेदारों के लिए भी बहुत बढ़िया करती थी और घर में भी बहुत करती थी कि इन लोगों से मुझे अप्रिसिएशन मिलेगी, मुझे प्यार मिलेगा और ये सब में मेरी तारीफ करेंगे। तो मतलब वो चीज मेरे अंदर थी। मुझे अफसोस हो, मतलब अब मुझे रियलाइज होती है ये चीज कि आप बिल्कुल, मतलब ये सेशन के बाद ही मुझे क्लैरिटी मिली कि मैं यहाँ गलत थी। अरे बहुत सारे लोग ना अपने फाइनेंसिस की ऐसी तैसी करा लेते हैं, बड़ी शादी करनी है, लोगों से वाहवाही लूटनी है, वो आधी जिंदगी EMI पे जीते हैं। फिर कि इतना बड़ा लोन लेके बड़ी शादी कर ली, लोन लेके घर ले लिया शोबाजी के चक्कर में, वरना उनका उसके 3 कमरे के घर में बढ़िया गुजारा हो रहा था उनका, सही था, झाड़ू पोछा भी कम एरिया में करना पड़ रहा था। अब दुनिया को शोबाजी दिखाने के चक्कर में बड़ा घर ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे अंदर, ये हम सब लोगों के अंदर होता है। इसमें ना कोई शेम वाली बात होती है, ना कोई गिल्ट वाली बात होती है, हम सब लोगों के अंदर ये चीज़ होती है। अंजू जी ने क्वेश्चन पूछा है, आई हैव फियर ऑफ वेस्टिंग मनी, वेन एवर आई स्पेंड मनी माई माइंड कीप ओवर थिंकिंग वेदर इट वॉज वर्थ इट और नॉट, और इफ द प्रोडक्ट और थिंग गेट वेस्टेड और ब्रोक आई ओवर एनालाइज इट, डिड आई वेस्ट माई मनी। मैम, इज दिस फियर ऑफ स्पेंडिंग और मोर लाइक फियर ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन है, व्हाट कैन बी द सोल्यूशन है। यहाँ पर 2 चीज़ें हैं अंजू जी। पहली बात ये है कि ये चीज़ें है ना, आपको फिजिकल चीज़ों पे खर्चा कर रहे होगे ना आप। मान लो आपने खर्चा किया टीवी खरीदने में, फ्रीज खरीदने में, घर में किसी मटेरियल चीज़ को खरीदने में, उस पर कम आपको डर लगेगा, मटेरियल चीज़ के लिए कम डर लगेगा। क्योंकि मटेरियल चीज़ के लिए हमको क्या फील होता है कि भाई पैसे दिए और घर में टेबल ले आए, हमको ना ट्रांजैक्शन सही लगती है, इक्वल लगती है। लेकिन जब वही पैसा हम किसी कोचिंग में दे रहे हैं, मान लो हम नीट की तैयारी कर रहे हैं या UPSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम कोई हीलिंग सेशन ले रहे हैं, यानी जहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि इस पैसे की वसूली तभी होगी जब मैं यहाँ से कुछ सीखूंगी, उस चीज़ में डर लगता है कि क्या मैं यहाँ से कुछ सीख भी पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी। इस इंसान को फिर सेल्फ डाउट आता है, और सीखने की कैपेसिटी इस बात के ऊपर डिपेंड करती है वो इंसान अंदर से कितना शांत और खुद को कितना वैल्यू कर रहा है। जो इंसान अपनी मेंटल पीस को, अपने इमोशनल स्टेबिलिटी को वैल्यू करेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि बाहर कितना भी कुछ भी चल रहा हो, जब तक वो इंसान अंदर से शांत नहीं है, रिलैक्स नहीं है, तो वो सीखने वाले मोड में भी नहीं आ पाएगा। आई थिंक मैंने कल या परसों आप लोगों को एक लाइन बताई थी कि बिखरा हुआ मन यूनिवर्स की गाइडेंस अचीव नहीं कर पाता है। जो इंसान बिखरा हुआ है अंदर से, वो कितनी भी बढ़िया कोचिंग ले ले, वो सामने टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा होगा फिजिक्स के, केमिस्ट्री के फॉर्मूले, लेकिन उसके दिमाग में बैकएंड में ये चल रहा होगा, मम्मी ने ऐसा क्यों किया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ऐसा क्यों किया, मेरी सास ने ऐसा क्यों बोला, मेरे पति ने ऐसा क्यों कहा, तो वो उस चीज़ को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके अंदर कियोस ही इतना ज़्यादा है। लेकिन एक पॉइंट आएगा जब सामने वाला इंसान थक जाएगा। पता है इंसान डिसीजन कब लेता है? जब थक जाता है। आप सब लोग यहाँ पहली बार में नहीं आए, आप थक के आए हो, और मैं भी अपनी लाइफ में थक गई थी जब शायद मैंने कुछ फैसले लिए होंगे। जब तक किसी इंसान में लड़ने की क्षमता रहती है ना, वो खूब लड़ता है, रोना पीटना नाचना गाना बजाना सब करता है। फिर एक पॉइंट आता है जब वो इतना टूट जाता है जिसके बाद वो आगे टूट ही नहीं सकता, और तब वो अपने आप को समेटना चालू करता है। तो जिस दिन आपको ये लगने लगेगा ना कि भाई ये अगर मैंने 2 4 10 हज़ार 20 हज़ार 50 हज़ार लाख हज़ार मतलब 1 लाख जोड़ भी लिए,
बचा बचा के। लेकिन अगर मैंने ज़िंदगी के 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल ऐसे बिता दिए जहाँ पे मैं 24 घंटे एंजाइटी में हूँ, जहाँ पे मैं ओवर थिंकिंग में हूँ, जहाँ पे मैं इंजॉय नहीं कर पा रही कि मेरे पास एक हस्बैंड है, मेरे पास ससुराल है, सिर पे छत है, मेरे पास खाना है, रिसोर्सेज हैं, मतलब जो ब्लेसिंग है वो भी फील नहीं हो रही। मतलब मेरे अंदर इतनी घुटन है, मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे मेरी ब्लेसिंग ही फील नहीं हो रही। तो उस इंसान को फिर पैसा खर्च करने में और डर लगेगा। एक तो जिस इंसान के मन में सेल्फ डाउट होगा उसको ये भी लगेगा मैं खर्च तो कर दूंगी, मैं कमाऊंगी कहाँ से, या मैं घर वालों को एक्सप्लेन कैसे करूंगी कि मैंने किया क्या है, या मैं चलो छुपके कर भी दूंगी तो मेरे को ये रहेगा कि मैंने तो सीखा ही नहीं कुछ यहाँ से, मेरा तो पैसा वेस्ट हो गया। और वो इंसान सीख तब तक नहीं पाएगा जब तक वो इंसान बार बार खुद को प्रैक्टिस नहीं करवाएगा शांत होने की, कि मुझे शांत होना है और जीवन बहुत बड़ा है इन कंपेरेटिव टू एनी वैल्यू, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो कोई कैपिटल वैल्यू हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप का वैल्यू हो, कि जब तक मैं अंदर से खुश नहीं हूँ मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरे 10,000 रुपये व्यर्थ चले गए वो बड़ी बात नहीं, मेरे 50,000 रुपये व्यर्थ चले गए वो बड़ी बात नहीं, लेकिन व्हाट इफ मेरा पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया, कि मैं 70 की उम्र में, 60 की उम्र में, 50 की उम्र में या 40 की उम्र में जब पीछे मुड़ के देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि पूरी उम्र सिर्फ मैं अटेंशन मांग रही थी, मैं प्यार मांग रही थी, मैं चाह रही थी कि लोग मुझे सुने, लोग मुझे समझें, लोग मुझे कॉन्फिडेंस दें। मैं हमेशा मांगती ही रही, मैं कभी रुकी नहीं, कभी थमी नहीं, कभी शांति से बैठी नहीं, और मैंने देखा ही नहीं कि मेरी पोटली में भी तो बहुत सारी चीज़ें ना जो मुझे अच्छा फील करा सकती हैं। ऊपर वाले ने मेरे को भी एक पोटली दी है जिसमें सेल्फ लव हो सकता है, सेल्फ करेक्शन हो सकता है कि खुद को ठीक करना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, खुद में इन्वेस्ट करना। तो जो इंसान खुद को कुछ नहीं वैल्यू करेगा ना, जो इंसान खुद को जीरो समझता है, उसको बाहर के 10,000, बाहर के 20,000, बाहर का 1 लाख बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन जिस इंसान के अंदर ये फीलिंग आ जाएगी ना, भाई मेरी लाइफ बहुत ज़रूरी है, भाई जीवन बहुत प्रीशियस चीज़ होती है, और मैं अभी एंजाइटी में, नेगेटिविटी में, बर्डन में रहना डिजर्व नहीं करती, क्योंकि इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक आप खुद से डिसीजन नहीं लोगे ना, कॉन्शियस डिसीजन नहीं लोगे कि मुझे इस एंजाइटी से बाहर आना है, मुझे नेगेटिविटी से बाहर आना है, जब तक वो नेगेटिविटी चलती रहेगी, चाहे वो कॉन्शियस डिसीजन आज ले लो, चाहे 6 महीने के बाद ले लो, चाहे जब 80 की उम्र में हो तब ले लो, कब्र में जाने से पहले कभी भी ले लो। जिस दिन कब्र में चले गए उस दिन तो खेल ही खत्म है, फिर तो आपके पास गेम बचा ही नहीं है। अभी आपकी जो भी उम्र हो आपके पास गेम बचा हुआ है, चाहे आपके पास 10 साल का गेम हो खेलने वाला, 50 साल का गेम हो, 70 साल का गेम हो, 15 साल का गेम हो, या 6 महीने का गेम हो। इवन किसी के पास 1 दिन का भी बचा है ना, तो कम से कम वो 1 दिन तो शांति में रहे, क्योंकि हमको नहीं पता किसकी एक्सपायरी डेट कब है। तो जब इंसान खुद को बहुत छोटा मान लेता है, जब इंसान अपनी सेल्फ वर्थ को, सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ एस्टीम को बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में चला जाता है, तो वो इंसान खुद के ऊपर खर्चा करता हुआ भी डरता है, और स्पेसिफिकली वो वाला खर्चा जहाँ पर उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि मुझे चीज़ें सीखनी है और मुझे चीज़ें करेक्ट करनी है। तो उसके अंदर जल्दबाजी रहती है कि कैसे मैं 10 दिन में सब सीख लूँ, कैसे मैं 15 दिन में सब सीख लूँ, मुझे 1 हफ्ता हो गया मुझे अभी हीलिंग नहीं आई, मुझे 1 महीना हो गया मुझे हीलिंग नहीं आई, बार बार मुझे ऐसे खर्चा नहीं करना है। तो वो इंसान है ना उस 1 महीने में भी शांत नहीं रह पाया। तो इसीलिए ना कई बार जीवन को बहुत बड़ा मान देना पड़ता है, तभी जीवन शांति से गुजरता है। अदरवाइज दुनिया जीवन तो काट ही रही है, लड़ाई में, परेशानी में, गाली गलौज में, रो धो के समाओ लाइफ चली रही है। तो अब डिपेंड करता है कोई अपने जीवन को महत्व कितना देता है, मेन बात ये है। और स्पेसिफिकली वो खर्चे करने से तो डर लगेगा ही जिस खर्चे में जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी कि आपको कुछ सीखना है और आपको कुछ इम्प्रूव करना है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग, स्टेक होल्डिंग आपके हाथ में है। राधे राधे जी। राधे राधे प्रतीक्षा जी। एक्चुअली मुझे बाउंड्रीज के ऊपर एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ बोलिए। जैसे आपने बोला ना कि बाउंड्रीज रखना बहुत जरूरी है, तो मैंने रख दिया, ठीक है, कि मैं 4:30 बजे के बाद नहीं रुक सकती है ऐसा वैसा, और पूरा पोलाइटली रख दिया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि हम आपको हेल्प नहीं करेंगे। फिर एग्जाम भी मैंने खुद ही दिया, प्रेजेंटेशन में भी पास हो गई, वो एग्जामिनर भी बोले बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है, सब कुछ हो गया। मतलब वो लोग बोल रहे थे कि हम कुछ नहीं करेंगे, तो मैंने बेस्ट कर दिया। उसके बाद आज क्या हुआ, फिर मुझे काउंसलर ने बुला लिया। काउंसलर मतलब मैं तो शॉक ही हो गई। काउंसलर हमारे लिए होते हैं ना, कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो लोग हमारा सोल्यूशन निकाल देंगे। वो मुझे बोल रही कि तुमने ऐसा बाउंड्री क्यों बनाया, तुमको 5:30 बजे तक रुकने में क्या प्रॉब्लम है, और दूसरों को तुम गलत समझ रही हो, तुम ऐसे बाउंड्री बना के दूसरों को लो फील करवा रही हो। मैंने बोला
वो पर्सनल डिस्कशन करेंगे, मैं फैमिलियर नहीं हूँ, वैसा कंडीशन नहीं है हुआ मेरा आज तक, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि भाई रुकना ही है। और मेरा काम भी हो रहा है, मैं 6 बजे जा रही हूँ सुबह और 4 बजे तक तो काम ही हो रहा है, काम कुछ है ही नहीं, तो मैं रुक के करूँ क्या? नहीं, बोल रही है कि ऐसा नहीं, वो फील हो रहा है कि बाउंड्रीज ऐसा नहीं रखना है, और तुमको अगर तुमको कोई बोलते कि तुम चेंज हो जाओ, तो तुम्हारा मुझे पसंद नहीं है बर्ताव, तो तुम क्या चेंज हो जाओगी? मैंने बोला अगर मैं किसी को बोल रही हूँ कि 4:30 बजे मेरे साथ बैठ जाओ, तो मैं चेंज हो जाऊंगी, ठीक है, मैं नहीं बैठूंगी। लेकिन तुम लोग मुझे बोल रहे बैठना ही पड़ेगा, और काम भी कुछ है नहीं, और मैंने कर लिया और फिर पर्सनल डिस्कशन करेंगे, मुझे ऐसा पसंद नहीं। तो वो बोल रही कि नहीं, तुमको नौकरी में कैसा तुम टीम वर्क करोगी? मैंने बोला मैंने पहले ही IIT में वर्क किया है, टीम वर्क के लिए नॉलेज चाहिए, ऐसा फ्रेंडशिप बना। अभी जो टीम वर्क कर रहे हैं ना, उनका काम ही नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने टीम बना रखी है, लेकिन काम कुछ हुआ ही नहीं, वो फेल हो गए उसमें। और मैंने अकेले किया था, वो तो काम हो गया। तो मैंने बोला टीम वर्क का मत सोचो तुम, सिर्फ मुझे काम करने के लिए जो मेरा काम है ना, उसमें अगर मैं कहीं पे कम पड़ रही हूँ तो बता देना। तो वो काउंसलर मुझे बहुत मतलब फील करवा रहे हैं कि नहीं, तुम ही गलत हो, और अगर तुम्हें किसी ने गलत बोल दिया तो तुमको चेंज होना पड़ेगा। मैंने बोला मैं क्या चेंज करूँ खुद में, मतलब मुझे समझ में नहीं। एग्जाम्पल मान लो हो जाओगी या नहीं। मैंने बोला मैं घर वालों से डिस्कस करके बताऊंगी। तो बोले ऐसा नहीं, घर वालों को नहीं डिस्कस करना, तुम्हारा खुद पे ट्रस्ट है ना, तुम आप भी बता दो। तो मैंने बोला किस चीज के लिए चेंज होना है? नहीं, एग्जाम्पल मान लो चेंज होना है। मैंने बोला मैं नहीं आंसर दूंगी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं किस चीज के लिए चेंज होना है। तो हम बाउंड्रीज बना रहे हैं, फिर भी मैंने तो कुछ गलत बाउंड्रीज नहीं बनाए, फिर भी वो बोल रहे कि तुम गलत हो। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये पूरा 1 मंथ हो गया, ये सिर्फ इसी बात पे सोच रहे हैं कि 4:30 बजे बाद रुकना है और तुम गलत हो। वो ना ही कुछ काम कर रहे हैं, ना ही मुझे कुछ गाइड कर रहे हैं। ना काम का अगर बात करने जाओ तो 4:30 बजे बाद रुकने का क्यों तुम मना कर रहे हो? वो सही नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, और तुम इतना प्रोफेशनल क्यों बिहेव कर रहे हो? और मुझे वो बोल रही कि उस इंसान ने तुमको इसलिए पूछा क्योंकि उसको तुम्हारे साथ टीम बनाना है, तो तुम्हारे बारे में जानना उसका हक है। मैंने बोला ठीक है, हक है, लेकिन पर्सनल डिस्कशन और जॉब करना ये थोड़ी है पर्सनल। वो बोल सकता है कि तुम्हारे परिवार में क्या कौन लोग है क्या है, लेकिन इसका ये बात नहीं कि तुम शादी कब कर रहे हो, ऐसा कुछ बात मुझे पसंद नहीं। तो फिर वो गुस्सा हो गई, बोली नहीं, तुम्हारी गलती है, तुम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बिहेव कर रही हो। मैं यहाँ पे प्रोफेशनली बिहेव करने आई हूँ, मैं तुम्हारी बच्चों की आया बनने या तुमसे रिश्तेदारी जोड़ने के लिए थोड़ी आई हूँ। क्लैरिटी है। ओबियसली मैं यहाँ पे अपनी प्रोफेशन में PhD की डिग्री कर रही हूँ, प्रोफेशनल डिग्री है। वहाँ पे कहीं लिखा हुआ है कि हम यहाँ पे कुकिंग सीख रहे हैं और हम एक दूसरे की नानी की दादी की रेसिपीज़ जानेंगे आपस में बात करके चुगली करके। ओबियसली इट इज़ ए प्रोफेशनल डिग्री, और मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे 4:30 बजे के बाद हेल्प हो रही है। एक्चुअली पता है क्या है, वो इंसान अब खुद आपसे बात तो कर नहीं पा रहे, आपके गाइड, उनको पता चल गया कि ये तो मेरी बात सुन नहीं रही। अब वो रोते रोते बिलखते बिलखते आपके काउंसलर के पास गए हैं कि कहीं ना कहीं उसका ईगो हर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन रखें, लेकिन आपको, क्योंकि बाउंड्रीज आप मेंटेन नहीं भी करें तभी कहाँ काम हो पा रहा है। आप 4:30 बजे के बाद रुकी तो हैं, फिर भी उन्होंने आपको कोई गाइड नहीं किया, आपको कोई हेल्प नहीं किया। वो अभी क्या कर रहे हैं कि सब जगह पे जाके मेरे पीछे सब जगह पे जाके बोला ये एरोगेंट है, इसको बिहेव करने नहीं आता। और मैं क्या बिहेव कर रही हूँ कि 4:30 बजे मुझे नहीं रुकना, ये मेरा एरोगेंट है, ये मैं बहुत गलत हूँ। ये चीज है कि मेरे में बहुत गलत है क्योंकि मैं रुक नहीं रही हूँ। तो आप जो भी आपसे टीचर पूछ रहे हैं, बताओ कि मैडम 4:30 बजे के बाद कैंपस में कोई रुकता ही नहीं है, मुझे सेफ फील नहीं होता है। अगर मेरे साथ यहाँ पे कैंपस अगर यहाँ रुकते भी है ना, हाँ, आते 1:30 बजे है, और वो रुकते नहीं गाइड के साथ, वो अकेले उनके ग्रुप में रुकते हैं। वो लड़की अलग ही जगह पे रुकती है, वो गाइड के साथ रुकती नहीं है कोई भी उधर। आप अपने जो सॉलिड रीजन है वो सामने रखो, कोई आपको नेगेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि मैं सेफ फील नहीं करती हूँ। 4:30 बजे के बाद कोई कैंपस में रुक नहीं रहा है, जो लोग रुक रहे हैं उनकी आपस में ग्रुपिंग है। मैं अकेली रहती हूँ, मुझे डर लगता है, यहाँ पे कोई काम होता नहीं है। जिस दिन कोई काम होता है मुझे रुकने में कोई दिक्कत नहीं। अगर सर मुझे पहले से बता दें इस दिन ये वाला टॉपिक डिस्कस होगा, इस वाले टॉपिक में मैं आपकी हेल्प करूंगा, इस चीज़ में मैं आपको करेक्ट करूंगा, इस एक्सपेरिमेंट में, इस प्रोसेस में मैं आपको हेल्प करूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये यूनिवर्सली डेली बेसिस पे रुकना, फिर काम का भी ना होना, और मुझे नहीं अच्छा लगता है कोई मेरे से पर्सनल क्वेश्चन पूछे, मेरा कंफर्ट जोन नहीं है। आप सामने से रखो बातों को। आप कुछ गलत मांग कर रहे हो तो बात अलग होती है, क्योंकि आप ये चीज़ देख चुके हो ना।
आप देख चुके हो कि आप रुक के भी देख चुके हो? मुझे सिर्फ ये बात पूछनी कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। यहाँ पे गलत और सही का मतलब ये है प्रतीक्षा जी कि अगर देखो, अगर आप थोड़ा चंट होके सोचोगे ना, थोड़ा चंट होके कि यार देखिए 1 साल यहाँ रहना है, पीएचडी की डिग्री करके यहाँ से निकलना है, इन लोगों के माथे मारने तो मैं यहाँ पे आई नहीं हूँ, मुझे 1 साल बस मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे दूँ, मैं अपनी डिग्री खत्म कर लूँ, बाद में मुझे अच्छे से अच्छे लेवल पे काम करने का मौका मिलेगा, चाहे देश की कोई आईआईटी हो या चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म है, एनआईटी हो, मुझे काम करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे बात 1 साल की है। अब मैं इतने सारे कूड़े करकट लोगों से मुंह में अपना जोड़ना नहीं चाहती कि मैं उनको मुंह लगा रही हूँ कूड़े करकट को। तो अगर मैं बहुत ही दिमाग लगा के सोचूं तो मुझे लगेगा कि यार काम करके यहाँ से निकलना है। अच्छा, काम करने की कीमत क्या है? काम करने की कीमत यह है कि ये सामने वाला बंदा ना, ये थोड़ा नेक्स्ट लेवल का बेवकूफ़ है, ये नेक्स्ट लेवल का एरोगेंट इंसान है, खोखला इंसान है, इसको कुछ आता जाता है नहीं, बस ये ऐसे ही बकचोदी करके टाइम पास करने से मतलब है इस बंदे को, इसका कोई सीन ही नहीं है लाइफ में, वो आपको हेडेक दे रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि 4:30 बजे, पहली बात तो आपको पता है सारे काम आपको खुद करने, वो हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन अगर आपको लगा है कि आप 4:30 के बाद 6 बजे तक 1.5 घंटा रुको, और उस 1.5 घंटा रुकने में कोई आपको फाइनेंशियल थ्रेट नहीं आ रहा, कोई बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल थ्रेट नहीं आ रहा, फिजिकल थ्रेट नहीं आ रहा। अगर थ्रेट आ रहे हैं तो बात अलग है, थ्रेट आ रहे हैं तो बात अलग है, थ्रेट नहीं आ रहा तो बात अलग है। नहीं, वो 4:30 बजे वहाँ पे रुक ही नहीं सकते, वो पूरा मतलब अलीबाबा की गुहा की तरह है पूरा वो कैंपस। हाँ तो ये बात, वो अंधेरा। हाँ तो ये बात आप उनको बताओ ना जो आपसे बार बार बोल रहे हैं। सही और गलत की चर्चा हाँ, नहीं है, सही गलत की चर्चा नहीं है, मैं सेफ फील नहीं करती हूँ। कल मैं उनको क्या बोलूंगी कि अगर ऐसा है ना तो किसी और को भी मेरे साथ रुकना पड़ेगा, जो औरत मुझे बोल रही थी ना उसको रुकना पड़ेगा मेरे साथ। देखो आपको प्रति को कुछ बोल पाऊंगी मैं? हाँ आराम से बोली सुजाता जी। हाँ प्रतीक्षा जी, देखिए आप कहीं से भी गलत नहीं है, पहली बात तो ये पॉइंट आप पकड़िए। इससे पहले ही हमारा क्वेश्चन आंसर ये गया, जिस बच्चे का इम्यूनिटी कम है हम उसी पर ही बोलते हैं। तो आप अगर कॉन्स्टेंटली यही बात को रखेंगे कि मुझे रुकना नहीं है, रुकना, कितने दिन बोलेंगे? 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, उसके बाद नहीं बोलेंगे वो लोग। उनको पता चल गया भाई इसको जो भी बोलेंगे ये तो सुनेगी नहीं, क्यों बोलना उसको। तो आप अपने बात पे रुके रहिए, और आप जो करें वो सही है, आपने बाउंड्री किया है वो सही है, क्योंकि ये प्रोफेशनलिज्म ना, ये मैं देख चुकी हूँ, बहुत लोग ये सही करते हैं। एक बार उनको जब सेट हो जाता है उसका माइंड में कि इस पर्सन को हम नहीं बोलेंगे ना, वो नहीं बोलते। आप देख लीजिए, आप देख ले 2 हफ्ता 3 हफ्ता देखिए, करिए, बाद में कोई नहीं बोलेगा आपको, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि इसको कितना भी समझा लो, कितना भी बता दो, इसको करना अपने मन का ही है, ठीक है, तो बोलेंगे ही नहीं वो। अभी तो वो इनका जो गाइड है वो खुद बोल नहीं पा रहा, तो किसी औरत को इधर से घुमा के, वही जो कल वाली बत्तख वाली बात कह रहे थे ना, कि वो बत्तख पहले एक रास्ते से आई, फिर दूसरे रास्ते से आई, फिर तीसरे रास्ते से आई, खाना किसी रास्ते से मिल ही नहीं रहा है, वही वाली बात है। देखो प्रतीक्षा जी, आपको क्लैरिटी है 4:30 बजे के बाद रुकने के बाद ना तो आपके काम हो रहे हैं कैंपस में अंधेरा हो जाता है, आप सेफ फील नहीं करते हो, सामने वाले का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके पास सॉलिड रीजन है, ऐसा भी नहीं कोई आपका नुकसान हो रहा है, समाओ आप अपना काम कहीं ना कहीं करा ही लेगी, चाहे वो आप डीन की हेल्प लो, चाहे खुद से प्रेजेंटेशन दो। 1 साल की बात है, यहाँ पे हमको अपने बच्चों की ब्याह शादी तो करनी नहीं है कि बहुत लॉन्ग टर्म में सोचना है, निकलना है यहाँ से, मेन बात ये है। और आपको पता है आप अपना काम अकेली अच्छे से कर सकती हैं, तो आप अपना काम करिए। ये 2-4 लोग हैं, 2-4 दिन तक बोलेंगे, बाद में इनका ईगो इतना टूट जाएगा कि बाद में ये लड़ना ही बंद कर देंगे। तो आप रिलैक्स रहें, आप शांत रहें, सबसे बड़ी बात यही है यहाँ पे, आप अपने पॉइंट को सपोर्ट करें, क्योंकि आप गलत नहीं हो ना, कुछ गलत मांग नहीं रहे हो, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मानस भाई बोलिए। मेरा थोड़ा सा स्टूपिड क्वेश्चन है कि क्या बात है?